ऐसे टेक्निकल इश्यूज थे, तो इसके कारण हम इतना टाइम लग रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम everybody who has logged in into this presentation, and I hope everybody is safe during these testing times. We are trying to record this video and hopefully we'll try and share it among all those who are interested. We are not allowing any person to speak during the presentation, but if anybody has any questions, they can write it in the chat box, and I will try and answer them at the end of the presentation. So my presentation is basically on management of asthma, COPD, and how to take precautions and what precautions to take during this COVID era के जो हम आजकल COVID का दौर चल रहा है कि इसमें हम ये अस्थमा COPD में क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं. सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आप सबको एक जो लोगों को टेक्निकल नहीं पता है, क्योंकि बेसिकली पेशेंट्स के लिए मैं ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ. सो दिस इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम. इसके देख सकते हैं कि नाक से शुरू होकर नेजल कैविटी के थ्रू फेरेंक्स, लैरिंक्स, जो विंड पाइप या ट्रेकिया कहते हैं, उससे राइट लंग और लेफ्ट लंग को एयर सप्लाई होती है. जो लंग का जो क्लोजअप है, उसमें आगे फर्दर ऐसे जो हमारे विंड पाइप्स हैं, दे कीप ऑन डिवाइडिंग. प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्मिनल ब्रोंकस, ऐसे 22 बार 22 टाइम्स ये हमारी ये डिवाइड करती हैं, और एंड में जाके जो ये लंग सैक्स हैं बिल्कुल अंगूर के गुच्छों की तरह, दीज आर द प्लेसेस वेयर द एयर इज एक्सचेंज्ड. रेस्पिरेटरी डिजीजेस आर वेरी कॉमन वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में बहुत कॉमन है. और इंडिया का जो शेयर है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में, दैट इज वेरी हाई, डिस्प्रपोर्शनेटली हाई आई वुड से. कि अगर दुनिया में जो इंडिया में जो डेथ्स हैं जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस के कारण हैं, तो 30% ऑफ डेथ्स इन इंडिया आर बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेस, एंड यू कैन से दैट 1 in every 3 डेथ इज बिकॉज ऑफ अ रेस्पिरेटरी डिजीज, which is 1 in 6 throughout the world. So this is a very high prevalence in India. The global burden of, if we talk about the global burden of diseases, इसमें जो especially about asthma, India में we have a very high ranking of asthma, and you can see that the last में जो prevalence है, मतलब कितनी फैलाव है इस बीमारी का, that is second. India मतलब कि second में, and it contributes 11% of asthma patients to the world. So that is a very big thing. और जो अस्थमा सबसे उससे भी बड़ी बात, जो अस्थमा का कंट्रोल है और जो कंट्रीब्यूशन ऑफ अस्थमा टू ग्लोबल डेथ, 42% ऑफ अस्थमा की डेथ्स इंडिया में होती हैं. सो दिस इज में इंडिया अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 है. तो दिस इज अ वेरी एक्चुअली बैड सॉर्ट ऑफ थिंग. What are the causes of asthma? आप सब देखते ही हैं, this is a very common sight. We can see lot of pollution, indoor जो चूल्हा cooking है, which has been associated lots of car pollution, industrial pollution, and all these are contributing to development of asthma. And these are some of the studies which have been done over the years, and it say that air pollution is the 5th largest killer in India, and I would say it is even more. So India has estimated 37 or 38 million asthmatics. और ये कहा जाता है, and there have been studies done from by Dr. S.K. Jindal, which included 1 lakh participants all over India, and they found that the INSEARCH study, it was named the INSEARCH study, and they found that 6% of India's population is suffering from asthma. And not only in adults, but बच्चों में भी it is a major cause of school and work absence. अस्थमा कि जो इट इज अ मल्टीफैक्टोरियल डिजीज, मतलब कि इसमें जेनेटिक कंपोनेंट भी है, फैमिली हिस्ट्री भी होती है, एनवायरमेंटल डिसऑर्डर, एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स भी हैं. तो अस्थमा होता क्या? सो लेट्स टॉक अबाउट द ABC ऑफ अस्थमा. एक नॉर्मल पर्सन में अगर हम कोई भी लंग लें और उसमें एक कोई भी विंड पाइप को काट के देखें कि वो कैसे लगती है, तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक अ नॉर्मल एयर ट्यूब. दिस इज विदाउट अस्थमा के, बिना अस्थमा के, बिना कि ये बिल्कुल नॉर्मल है. जो इसकी वॉल है ये नॉर्मल साइज की होती है और इतनी ज्यादा खुली जगह होती है जिसमें हम सांस ले सकते हैं. बट जिन पेशेंट्स को अस्थमा होता है जिसमें ट्यूब होती है, उसमें ये वॉल थिक हो जाती है, जो अंदर के जो सांस लेने की जगह है, जो ल्यूमन है, दैट बिकम्स ब्लॉक्ड, दैट बिकम्स small,
एंड दैट इज वाई वी हैव डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. सो इतना छोटा सा एक जगह रह जाती है जिसमें से हम सांस ले सकते हैं. So what are the symptoms of asthma? And you can see that the most common symptoms are breathlessness, सांस फूलना, खांसी, cough and chest tightness. और इसमें बड़ी खासियत है कि अस्थमा में कभी भी ऐसे नहीं होता कि सारा समय सांस फूलता रहता है. दिस इज एपिसोडिक, मतलब कि कुछ दिनों के लिए प्रॉब्लम रहेगी या एक दिन में भी कई बार ऐसे होता है कि प्रॉब्लम होती है, कई बार बिल्कुल ठीक होते हैं. जब नॉर्मल होते हैं तो वी कैन फील दैट वी आर ऑलमोस्ट नॉर्मल, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. लेकिन जब प्रॉब्लम होती है दैट बिकम सिग्निफिकेंट. अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग होती है फॉर वेरी बिकॉज फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम 2 AM to 5 AM, बिकॉज उस समय वैसे ही रूटीन में जो हमारे एयरवेज है वो नैरो साइज में होते हैं और अस्थमा के केसेस में उसी समय मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होते हैं. तो ये इश्यूज आते हैं. और बच्चों में इन चिल्ड्रन ओनली सिम्टम मे बी कॉफिंग एट नाइट और ओनली कॉफिंग स्पेशली इन द नाइट एंड स्पेशली आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी. जो बच्चे सिर्फ खांसी करते हैं उनको भी अस्थमा हो सकता है. बच्चों में आमतौर पे ब्रेथलेसनेस कम होती है और अस्थमा ही ज्यादा होता है. तो अस्थमा में हम हमेशा यही बोलते हैं कि कई ऐसी चीजें हैं, कई ट्रिगर्स हैं जिसके कारण अस्थमा क्या कहते हैं बढ़ सकता है या जो उसको स्टार्ट कर सकता है. हमें ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि मोस्टली ये प्रॉब्लम्स जो ट्रिगर्स होते हैं अस्थमा के वो हवा में होते हैं. दे आर नॉट इन दी फूड, दे आर नॉट एनीवेयर एल्स. जो हम आमतौर पे कहते हैं कि खाने पीने का क्या परहेज रख सकते हैं, इट इज उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बट इट इज मेनली अबाउट कि हम सांस क्या लेते हैं, हवा में क्या क्वालिटी है, उससे फर्क पड़ता है. तो आप देख सकते हैं कि डस्ट, धूल मिट्टी, जो डस्ट माइट्स है, जो एक खास तौर पे वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर ट्रिगरिंग अस्थमा. जो किसी भी जो घर में गद्दे, मैट्रेसेस, पिलोज, कर्टन्स, पुराने कपड़े कुछ भी हों, उसमें ये छोटे छोटे जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डस्ट माइट्स होते हैं, कीड़े होते हैं. दे स्टार्ट ईटिंग दोज थिंग्स एंड विद इन 6 months ऑफ बाइंग देम people say that almost 50% of that thing is converted is full of these dust mites and their excreta, their body parts, all those things. फिर एनिमल्स जैसे स्पेशली पेट्स का जो डैंडर होता है, जो उनके फर से ये उड़ता है. pollen from plants, स्पेशली pollination जब होती है स्पेशली इन स्प्रिंग टाइम, वी कैन सी दैट चंडीगढ़ में एंड आसपास के एरियाज में जो भी विच आर सॉर्ट ऑफ विच शेयर द सेम क्लाइमेट, उनमें फ्रॉम February to April एंड फ्रॉम September to November ये प्रॉब्लम बड़ी रहती है, स्पेशली जो स्प्रिंग के टाइम पे जो पॉलिनेशन होती है प्लांट से. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ अस्थमा अटैक्स. एंड वी हैड वन पेशेंट फ्रॉम हिमाचल and he used to have asthma attack whenever there was pollen from the pine trees. So the ground under the pine trees would be actually full of pollen, and there will be a yellow layer of flowers there, and this patient used to have very severe attacks. Then in mold or fungus on damp walls, cold air is very common cause of asthma, especially in winters. Strong smell, smoking, firecrackers, patake jalate hain, industrial smoke, etc. So these are all triggers. These are not the causes of asthma. ये जिस पर्सन को अस्थमा है उसमें अगर इन चीजों से एक्सपोजर हो जाए तो उनका एकदम अस्थमा का अटैक आ सकता है. सो रिस्क फैक्टर्स क्या है कि अस्थमा क्यों होता है, कि जो नॉन मॉडिफाइबल है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते. एक तो जो हमारी जेनेटिक्स है, एज है, मतलब यूजुअली बच्चों में ज्यादा होता है, एज दे ग्रो अप इट सॉर्ट ऑफ डिक्रीजेस. और साथ में फैमिली हिस्ट्री है जिन लोगों को अस्थमा की, तो उनमें डेफिनेटली अस्थमा के चांसेस ज्यादा होते हैं. बट सम थिंग्स आर मॉडिफाइबल जो हम कंट्रोल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, जो बायोमास फ्यूल है, जो चूल्हा जलाते हैं, इंडोर एयर पोल्यूशन जिसको हम कहते हैं कि देयर इज लॉट ऑफ बर्निंग एयर, बंद कमरे में चूल्हे पे काम करते हैं, उससे अस्थमा वर्सन हो सकता है. ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू स्मोक एंड अदर थिंग्स, रिकरेंट इन्फेक्शंस एंड ओबेसिटी इज आल्सो हैज बीन लिंक्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ अस्थमा. तो ये सब तो अस्थमा के बारे में था कि क्यों अस्थमा होता है. सो एज पेशेंट आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट विड बी कि पेशेंट को ही इंटरेस्ट रहता है शायद कि मेरा अस्थमा डायग्नोज कैसे होगा, मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, मेरे साथ क्या क्या टेस्ट होंगे, कितना टाइम लगेगा, कैसी ट्रीटमेंट शुरू होगी. सो अस्थमा को डायग्नोज करने के लिए देयर आर 3 मेन स्टेप्स: हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड लंग फंक्शन टेस्ट. ठीक है, तो what questions will a doctor ask the patient, या डॉक्टर को क्या पूछना चाहिए पेशेंट को. तो पेशेंट को भी एक्सपेक्टेड, अगर पेशेंट को पहले से पता है, so they can prepare, they can think about it कि डॉक्टर को क्या जवाब देना है. स्पेशली कि does the patient have a troublesome cough,
जो परेशानी करने वाली खांसी है, स्पेशली जो रात को या सुबह उठते सार ज्यादा होती है। डज द पेशेंट कॉफ आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी, स्पेशली बच्चों में जैसे भाग दौड़ करने से, खेलने से वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अपने बच्चों के बराबर के जो एज के बच्चों के साथ क्या वो compete कर सकते हैं या नहीं कर सकते। डू पेशेंट्स हैव ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग अ सीजन, और चेंज ऑफ सीजन के टाइम पर क्या वो इनको ये प्रॉब्लम आती है। जैसे मैंने बताया था कि फरवरी से अप्रैल और सितंबर से नवंबर इज द पीक सीजन, जो नॉर्थ इंडिया का सीजन है, बिकॉज उस समय मैक्सिमम सीजनल चेंजेस होते हैं। हम पेशेंट्स बहुत बारी आके कहते हैं कि भी खांसी शुरू हुई और अंदर छाती में चलेगी। सो डू दी पेशेंट्स कोल्ड गो टू दी चेस्ट और टेक मोर देन 10 days टू रिजॉल्व। कि अगर यूजली जो छोटी मोटी इन्फेक्शन है वो 5 से 6 दिन हफ्ते में ठीक हो जाती है। जो प्रॉब्लम 10 दिन से ज्यादा चल रही है वो डेफिनेटली इट हैज टू बी टेकन सीरियसली। और कोई पेशेंट कोई ये मेडिसिन यूज करते हैं, जो इनहेलर है, ब्रोंकोडायलेटर है, उससे आपको फायदा होता है क्या? तो ये सब सवाल डॉक्टर विल आस्क यू। प्लस कि आपकी फैमिली में किसी और को कोई अस्थमा है, एलर्जी है, बार बार जुकाम, खांसी जुकाम होता है। तो ये तो एग्जामिन हिस्ट्री के बारे में था। तो लेट्स टॉक अबाउट द लंग फंक्शन टेस्ट। तो लंग फंक्शन टेस्ट अस्थमा में बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, वन इज स्पायरोमेट्री एंड सेकेंड इज पीक फ्लो मीटर। ठीक है, तो जो स्पायरोमेट्री है वो इट इज अ बिगर टेस्ट, इट इज मोर एक्यूरेट डेफिनेटली, बट उसकी इश्यूज रहते हैं कि इट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड एवरी टाइम। जब पेशेंट आता है फर्स्ट टाइम तो करना जरूरी है, एंड एट रेगुलर इंटरवल्स में भी 6 months और 1 year डिपेंडिंग ऑन कितनी प्रॉब्लम है पेशेंट को, इट शुड बी रिपीटेड चेक करने के लिए। जो स्टेबल पेशेंट्स हैं उनके लिए हम कम करते हैं, और जो थोड़े से अनस्टेबल पेशेंट्स हैं उनके लिए बार बार रिपीट करना पड़ता है, ताकि हमें रिपीटेड वैल्यूज मिलती रहे इफ वी वांट टू चेंज, सो दैट वी कैन टाइट्रेट दी थेरेपी, हम अपनी थेरेपी मेंटेन कर सकते हैं। पर सेकेंड थिंग है जो ये पीक फ्लो मीटर है, इसको अस्थमा थर्मोमीटर भी कहा जाता है, बिकॉज इट कैन बी यूज्ड बाय पेशेंट्स आल्सो। ठीक है, जस्ट बिफोर दिस ऑन हाउ टू यूज इट, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस स्टडी कि इंडिया में 75% ऑफ अस्थमा पेशेंट्स हैव नेवर हैड अ लंग फंक्शन टेस्ट। सो कितनी हैरानी की बात है कि लोग कि टेस्ट के बिना ही ट्रीटमेंट चल रही है, या किसी को पता ही नहीं कि ये बीमारी होती भी है या नहीं होती, क्या है, बिना टेस्ट के। और ये एक बारी तो लंग फंक्शन टेस्ट हर अस्थमेटिक पेशेंट को का होना ही चाहिए, ताकि पता चल सके हमें कि आगे जाके क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जो एक पीक फ्लो मीटर है उसके ऊपर एक स्केल बनी होती है, मैं एक बारी फिर से स्लाइड दिखा देता हूँ, एंड यू कैन सी कि ये एक स्केल बनी हुई है। इसमें जब भी पेशेंट फूंक मारेंगे इसमें एक लेवल पे आ जाएगा। तो हर पेशेंट की एक अपनी नॉर्मल वैल्यू होती है, एक नॉर्मल पर्सन की भी एक नॉर्मल वैल्यू है। अस्थमा के केस में इसकी जो वैल्यू है दैट फॉल्स डाउन, तो गिर जाती है। ठीक है, तो अगर जिन लोगों को अस्थमा है वो इसको यूज कर सकते हैं, मशीन को अपनी क्या कहते हैं इसे, यूज कर सकते हैं अपनी कंट्रोल को मॉनिटर करने के लिए। तो इसको जैसे 2 बारी तो कोई अटैक होने वाला है, कोई मेडिसिन कैसे यूज करनी है, इस सब चीजों के लिए इसको यूज किया जाता है। तो यूजुअली हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप सुबह शाम इसको करिए और अपनी वैल्यूज नोट करिए। इसके लिए पेशेंट्स को वो बनाना पड़ता है, क्या कहते हैं, एक चार्ट, एक टेबल में इसको मेंटेन करना पड़ता है कि कितनी वैल्यूज हैं। उसके बेसिस पे उसका रिकॉर्ड देके हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या इश्यूज आ रहे हैं। सो हाउ टू ट्रीट अस्थमा और मैनेज अस्थमा, तो वो था एक, हमने ये डिसाइड कर लिया कि पेशेंट्स को कैसे डायग्नोज कैसे करना है, अस्थमा क्यों होता है, अब ट्रीटमेंट कैसे करनी है अस्थमा पेशेंट्स की। अस्थमा ट्रीटमेंट इस ट्रायंगल में ही घूमती है। जो अस्थमा की जो मेन प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेशन, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है कि वो कभी कभार जब प्रॉब्लम हो तभी ही पेशेंट को ट्रीटमेंट दी जाए। जैसे कि ये आमतौर पर पेशेंट्स सैल्ब्यूटामॉल या अस्थलिन या इस तरह की बीमारियां, इस तरह की दवाइयां लेते हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे ही वो ट्रीटमेंट लेते हैं कुछ देर के लिए तो उनको आराम आ जाता है, बट जो इन्फ्लेमेशन है, जो अंडरलाइंग सूजन है, वो चलती रहती है। जो आइडियल ट्रीटमेंट है वो ऐसी ट्रीटमेंट होनी चाहिए जो पेशेंट को नॉर्मल में ले आए, जो उसके लंग्स को, उसकी सांस की जो पाइप्स है उनको खोल दे। वो नहीं होएगा तब तक पेशेंट को बार बार प्रॉब्लम होती रहेगी।
अब हर पेशेंट का ये सवाल होता है कि ये ट्रीटमेंट बेटर है या ये ट्रीटमेंट बेटर है, इनहेलेशन थेरेपी, इनहेलर थेरेपी जरूरी है, इनहेलर थेरेपी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो सॉरी, यस, हाँ, तो अगर हम कंपेयर करें जो सेम मेडिसिन टैबलेट्स में है वही सेम मेडिसिन इनहेलर्स में होती है। इनहेल डोज है जो उसकी जरूरत है, जो उसकी डोज है वो कम होता है, ओरल मेडिसिन का हाई होता है। देयर इज अ स्पीड ऑफ ऑनसेट, कितनी फास्ट वो मेडिसिन एक्ट करती है वो इनहेल्ड थेरेपी में ज्यादा है, ओरल में स्लो है। साइड इफेक्ट्स, मेजर डिफरेंस है कि इनहेल्ड में स्लो, बहुत ही कम साइड इफेक्ट्स होते हैं, ओरल में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। इसको लेना आसान है इनहेल्ड थेरेपी को, हालांकि गोली लेना भी आसान है। लेंथ ऑफ एक्शन बराबर है, बट जो असर करती है जो इनहेलर है वो सीधा जाके लंग्स में करता है जहां पर उसको जरूरत है, वाइल जो गोली है वो बिल्कुल राउंड अबाउट वे से पहले पेट में जाएगी, वहां से घुलेगी, ब्लड में घूमेगी, फिर लंग्स में आके एक्शन करती है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक अस्थलिन की जो गोली आमतौर पे मिलती है वो 4 mg या 2 मिलीग्राम्स की मिलती है, विच इज एक्चुअली इक्वल टू 4000 माइक्रोग्राम्स। और आमतौर पे हम जो अस्थलिन पफ यूज करते हैं कोई इमरजेंसी में 100 माइक्रोग्राम्स का है, तो अगर 2 बार ही ले तो 200 माइक्रोग्राम्स का है। तो यू कैन सी कि जो इनहेलेशन थेरेपी है उसको 20 टाइम्स लेस मेडिसिन या लेस दवाई पे, लेस ड्रग पे उतना ही या उससे बेटर इफेक्ट आता है, एंड विद लेस साइड इफेक्ट्स और मिनिमल साइड इफेक्ट्स। एक्सक्यूज मी। तो हम ये देख सकते हैं कि कितना मेजर डिफरेंस है इनहेल्ड थेरेपी और ओरल थेरेपी में। इसी कारण से मोस्ट ड्रग कंपनीज ने या सारी जो प्रोफेशनल सोसाइटीज हैं जो इसकी अस्थमा ट्रीटमेंट में को हैंडल करती हैं या उसके लिए रिकमेंडेशंस देते हैं, सो दे हैव स्टॉप्ड रिकमेंडिंग टैबलेट्स फॉर कंट्रोल ऑफ अस्थमा। और यू कैन सी मैं आगे दिखाऊंगा भी गाइडेंस, सब जगह इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर्स जो इनहेलेशन टेक्निक से यूज करते हैं वही रिकमेंडेड है। तो अस्थमा में बेसिकली देयर आर 2 प्रॉब्लम्स। वन इज स्पाज्म, मतलब कि जो टाइट, जो ऐसे टाइट हो जाते हैं एयरवे, स्पाज्म हो जाता है। एंड सेकंड इज स्वेलिंग, सूजन बढ़ गई है, कि जैसे पहले सांस की नली खुली थी, अगर आप मेरा हाथ देख सकते हैं इतनी बड़ी खुली थी, ऐसे सूज के इतनी मोटी हो गई उसकी दोबारा सूजन हो जाती है। तो जो स्पाज्म होता है, जो टाइट हो जाती है, उसको खोलने के लिए हमें एक ब्रोंकोडायलेटर चाहिए जिसको ब्रोंकस डायलेट हो जाए, मतलब खुल जाए। और जो स्वेलिंग को खत्म करने के लिए हमें एक प्रिवेंटर मेडिसिन चाहिए जो सूजन कम कर दे, क्योंकि सूजन को जाने में टाइम लगता है। जो स्पाज्म और या उसकी जो सांस की नली टाइट है उसको खोलने, उसको डायलेट करने में कम टाइम लगता है, बल्कि सूजन को जाने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो जो रिलीवर्स कौन से होते हैं? रिलीवर्स होते हैं जो स्पाज्म खोलते हैं, उसमें स्पेशली जो हम शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट या लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट कहते हैं, उसमें जो कॉमन दवाई होती है वो है सैल्ब्यूटामॉल, कॉमनली उसे अस्थलिन कहा जाता है, और जो लॉन्गर एक्टिंग दवाई है फॉर्मिट्रोल। इसमें फटाफट देयर इज क्विक रिलीफ ऑफ सिम्टम्स। इसको हम इमरजेंसी तौर पे मेडिसिन को यूज करते हैं जब ज्यादा दिक्कत हो रही है। आप लोगों, जैसे किसी को अस्थमा का अटैक होता है, उनको आपको पता होगा कि हम उनको नेबुलाइजेशन भी देते हैं जब बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो उसको हम ड्यूलिन से देते हैं। तो दैट इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट मेडिसिन है, जो बड़ी जल्दी ही इसका रिस्पॉन्स आ जाता है और उनका रिस्पॉन्स बड़ी जल्दी खत्म भी हो जाता है, इसलिए हम अकेली उससे ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। तो सेकेंड जो पार्ट होता है वो एक कंट्रोलर होता है या प्रिवेंटर होता है, ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें जो स्टीरॉइड्स है या इनहेल्ड स्टीरॉइड्स है उनको यूज किया जाता है। ये फ्यूचर में प्रॉब्लम्स जो बढ़ती हैं उसको प्रिवेंट करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। ये थोड़ा धीरे एक्ट करते हैं, जो हमने देखा था पहली स्लाइड में, स्वेलिंग को रिड्यूस करते हैं। इनको रेगुलर बेसिस पे देंगे तो वो चीज स्वेलिंग धीरे धीरे खत्म हो जाती है और पेशेंट इनहेलर अपनी या ट्रीटमेंट बंद कर सकता है। जो अस्थमा की ट्रीटमेंट है वो इस चक्रव्यूह में घूमती रहती है। यू कैन सी के सबसे पहले हम एडजस्ट करेंगे, डायग्नोसिस बनाएंगे, सिम्टम्स को कंट्रोल करेंगे, इनहेलर टेक्निक समझाएंगे, पेशेंट की प्रेफरेंसेस नोट करेंगे कि उनको कुछ चाहिए या उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। फिर ट्रीटमेंट उस हिसाब से एडजस्टमेंट की जाती है कि व्हाट आर दी गिव द मेडिसिन, व्हाट आर नॉन फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज, कोई मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, कोई थोड़ा मोटापा है उसको हम एडवाइस करें कि आप कम कीजिए, स्मोकिंग बंद कीजिए, ऑल दोज थिंग्स। फिर रिस्पॉन्स देखा जाता है कि पेशेंट्स
कि सिम्टम्स, एक्सेसरबेशन के साइड इफेक्ट, सेटिस्फेक्शन कितनी हो और लंग फंक्शंस देख के कि कैसा चल रहा है, इसी तरह से ये सर्कल घूमता रहता है। तो ये एक सबसे जो वर्ल्ड वाइड जिसको फॉलो किया जाता है, दिस इज जीना गाइडलाइंस हम कहते हैं अस्थमा कंट्रोल के लिए। इसमें स्टेप वाइज ट्रीटमेंट है, इसमें अलग अलग स्टेप्स हैं, स्टेप 1 2 3 4 5। मैं आपको ये समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, पर मैं बस एक ये चीज पॉइंट करना चाहता हूँ कि हर स्टेप पे जो ये लिखा हुआ है या इनहेल्ड स्टीरॉइड्स और इनहेल्ड बीटा एगोनिस्ट ही रिकमेंडेड है। बिल्कुल लास्ट स्टेप पे जब बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, पेशेंट बार बार हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा सांस फूल रहा है, उस समय हम टैबलेट्स यूज कर सकते हैं, वो भी स्टीरॉइड्स की, ठीक है, बट कंसिडर साइड इफेक्ट्स। तो इसलिए बड़ी ध्यान से तरीके से इस दवाइयों का इस्तेमाल करें, या फिर जो नई मेडिसिन आई हैं, इंजेक्शन आए हैं अलग अलग तरीके, वो सिर्फ सिवियर डिजीज में यूज होते हैं। जो रूटीन डिजीज है जिसको हम कॉमन गार्डन वेराइटी अस्थमा कहते हैं, उसमें हम यूजुअली और इनहेलर, रूटीन इनहेलर्स ही इस्तेमाल करते हैं। सो हमने सपोज पेशेंट को सब कुछ शुरू कर दिया पर ट्रीटमेंट नहीं हो रही, पेशेंट को इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम, वी हैव टू सी कि क्या इशू है। तो रीजंस क्या होते हैं, वन इज अंडर डायग्नोसिस, सेकंड कि डायग्नोसिस नहीं बना, सेकंड नॉन एडहेरेंस विद मेडिकेशन, कि पेशेंट ट्रीटमेंट ही नहीं ले रहे हैं, उसके कारण जो लेवल्स हैं स्टीरॉइड्स के वो कम हो रहे हैं बॉडी में, एंड द चॉइस ऑफ इनहेलर डिवाइस। सो जो कई बार इस तरह के इनहेलर्स होते हैं जो पेशेंट्स नहीं ले पाते ढंग से, उनको प्रॉब्लम होती है, एंड या उनको तरीका समझ में नहीं आता लेना कैसे है। सो व्हाट आर द रीजंस फॉर रिजेक्शन ऑफ इनहेलेशन थेरेपी। तो ये बड़ा कॉमनली हर डॉक्टर जो चेस्ट पेशेंट्स को देखता है और सबने देखा है कि पेशेंट्स ना इनहेलेशन थेरेपी को रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? तो पेशेंट की तरफ से ये फीडबैक स्टडी है कि पेशेंट्स ने क्या फीडबैक दिया कि क्यों वो रिजेक्ट करते हैं इनहेलेशन थेरेपी को। 47% पेशेंट्स ने, और लगभग हाफ पेशेंट्स ने ये कि सोशल स्टिग्मा उनको डिजीज या बीमारी से ज्यादा डराता है। 29% पेशेंट्स या 29% पेशेंट्स ने कहा कि एडिक्शन हो जाएगी इनहेलर लेने से। 27% कहते हैं कि उनको लगता है कि ओरल जो गोलियां हैं, सिरप है, टैबलेट्स है, वो बेटर है या इक्वली इफेक्टिव है। और 18% ये कहते हैं कि इनहेलर थेरेपी तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। सो यू कैन सी कि कितनी वेरिएशन है कि सेम चीज पे अलग अलग पेशेंट अलग अलग बातें करते हैं। ये एक स्टडी थी कि 96 पेशेंट्स की, जिनको पूरी समझाया गया था कि इनहेलेशन थेरेपी कैसे ली जाती है, उनको मोटिवेट किया गया था। तो 3 महीने बाद उनको फिर बुलाया गया कि अब आप बताइए कि आपने ये ली या नहीं ली। हालांकि ये 1994 की स्टडी है, अब कहना मुश्किल है कि अब ये चीज लागू है या वेदर इट इज वैलिड और नॉट, बट स्टिल इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट कि 3 महीने बाद सिर्फ 40% लोग उसको कंटिन्यू कर रहे थे इनहेलेशन थेरेपी को। उसमें क्यों छोड़ दिया, अलग अलग रीजंस थे, सोशल फैक्टर्स, डिफिकल्ट टू यूज, के भी ये तो लास्ट रिजॉर्ट है कि सब कुछ बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं होगा तभी लेंगे हम, या असर नहीं आ रहा, या आदत पड़ जाती है, महंगाई है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कई लोग कह रहे हैं कि जी अपने इन लॉज से डर लगता है, या शादी होने वाली है इसलिए हम नहीं लेना चाहते कि शादी में रुकावट ना आ जाए कहीं। और सो वेरी इंटरेस्टिंग रीजंस कि ऐसा क्यों हुआ। और ये एक और स्टडी है कि जो 140 पेशेंट्स को एक क्वेश्चनेयर दिया गया था कि आपने इनहेलेशन थेरेपी क्यों छोड़ दी। तो इसमें इन्होंने देखा था कि ओरल मेडिसिन वाज प्रेफर्ड बाय 62%, while inhalation therapy was preferred by only 36%, and 62% of patients को alternative system of medicine का इस्तेमाल करना पसंद था, जैसे कि योग, जैसे कि होम्योपैथी या आयुर्वेद। उस पर हम नहीं बात करेंगे, हम अपनी प्योरली एलोपैथिक बातों पे फोकस करेंगे इस समय। सो व्हाट वर द रीजंस फॉर डिसकंटिन्यूइंग इनहेलेशन थेरेपी। ये एक तो महंगाई है, सेकंड की भूल गए जी लेना, तीसरा की पसंद नहीं है या समझ में नहीं आया, या बस मिलती नहीं जल्दी कि स्टिग्मा हमारे साथ हो जाता है। तो ये 2013 की स्टडी थी। तो ये क्या कहते हैं अभी तक बरकरार है। हमने देखा पहले 1994 की स्टडी थी और ये क्या कहते हैं 2014 की स्टडी थी। तो दैट वाज इन एडल्ट्स। अब हम बच्चों में देखें, बच्चों में क्या मिथ्स हैं, क्या लोगों के थॉट्स हैं इसके बारे में। तो बच्चों में देखा गया कि जो इनहेलर्स की क्या प्रॉब्लम, ये समझते हैं कि हैबिट फॉर्मिंग इनहेलर्स हैं, कि नाक और मुंह में ड्राइनेस कर देते हैं, इंटेलिजेंस की प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं,
कि फिजिकल एक्टिविटी कम कर जाते हैं। इस तरह की लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं जो मैं कहूँगा एक्चुअली में कि बिल्कुल गलत हैं। आमतौर पे पेशेंट्स को अगर हम अस्थमा बोल दें तो ऐसे घबरा जाते हैं पेशेंट्स की, अस्थमा, मुझे अस्थमा हो गया, क्या हो जाएगा, मैं खत्म हो जाऊंगा, इश्यूज आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की चीजों के लिए ऐसे कुछ नहीं होता। अस्थमा इज प्योरली एलर्जिक प्रॉब्लम, ट्रीटेबल है, फुली ट्रीटेबल है। मोस्टली लोगों को कंफ्यूजन होती है सीओपीडी के साथ, जिसको हम हिंदी में काला दमा या काला अस्थमा कह सकते हैं। उसके बारे में भी थोड़ा सा इसके बाद बताऊंगा। ठीक है, तो अगर हमने किसी को कह दिया कि आपको अस्थमा है तो पेशेंट डर जाते हैं, अगर किसी को कह दिया एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है तो वो खुश हो जाते हैं। तो ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल एक ही चीज है, उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो देयर इज नो डिफरेंस। तो इट इज जस्ट कि हम पेशेंट को कैसे समझाएं। अगर एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है तो पेशेंट खुश होते हैं। तो पेरेंट्स को, बच्चों के लिए क्या सोचते हैं कि अस्थमा क्या है, कि उनको 54% को तो लगता है कि अस्थमा है ही नहीं है, सिर्फ एलर्जी है या कोई एलर्जी अस्थमा है, इसको इनहेलर नहीं लेने चाहिए। ऑल दीज थिंग्स लोगों के अपने अपने एटीट्यूड्स है। सो पेशेंट काउंसलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अस्थमा ट्रीटमेंट, ये जैसे मैंने बताया ही था। पेशेंट्स को, अब जैसे मैंने बताया कि स्टीरॉइड्स एक बड़ा मेजर उसका सॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं पार्ट है, बट पेशेंट डोंट लाइक स्टीरॉइड्स। व्हाई? क्योंकि मोस्टली उन्होंने सुना होता है, जो जिन लोगों को साइड इफेक्ट्स हुए हैं वो उनको सिस्टेमिक स्टीरॉइड, मतलब जब उनको गोलियां दी गई थी उससे साइड इफेक्ट्स होते हैं। वो किसी ने सुन लिया, एक धारणा बन गई कि भी ये तो एथलेटिक्स को, जो एथलीट्स होते हैं वो बैड सब्सटेंस लेते हैं, तो इस तरह की चीजें सोच के स्टीरॉइड्स पसंद नहीं है। पर जो स्टीरॉइड्स, जो गोलियां दी जाती है सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स देते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। जो लोकल स्टीरॉइड्स है, फॉर एग्जांपल जो इनहेल थेरेपी में दी जाती है, दैट आर वेरी सेफ। इवन हम प्रेगनेंसी में, बच्चों में, किसी में भी कोई कभी कॉम्प्लिकेशन नहीं आती है। एंड ये एक बड़ी मेजर स्टडी थी जो एक बड़ी फेमस जर्नल में पब्लिश थी, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। इसमें ये स्टीरॉइड लेके कंपेयर किया गया कि टारगेट हाइट और मेजर्ड हाइट में कितना डिफरेंस था, और ये नोट किया गया कि कोई भी डिफरेंस नहीं रहा है स्टीरॉइड्स के लेने के कारण, इनहेल्ड स्टीरॉइड्स लेने के कारण बच्चों की फाइनल हाइट में। तो बच्चों में बिल्कुल ही ये सेफ है। सो मैं यही कहना चाहूंगा कि इसमें ना कोई एडिक्शन है, ना कोई डिपेंडेंस है, ना कोई ऐसी नेसेसिटी नहीं है। बट आपको ये पेशेंट के लिए ये मेडिसिन जरूरी है, बिकॉज इसमें आप बेस्ट हेल्थ में रहेंगे एंड आपको कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम हो जाएंगे, और आप और या आपके बच्चे जो अगर है वो एज नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। ठीक, तो ये था अस्थमा के बारे में। मैं शॉर्ट सी प्रेजेंटेशन एक सीओपीडी या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के बारे में करूंगा, और थोड़ा सा फिर कोविड के बारे में करूंगा। और अगर किसी के सवाल हैं तो दे कैन राइट डाउन। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग लिख रहे हैं, सो आई विल ट्राई एंड आंसर देम एट द एंड। तो सीओपीडी एक क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, जो इन शब्दों के पहले नाम जोड़ के सीओपीडी बनाया गया है। ये इसको हिंदी में हम काला दमा कह सकते हैं। ये एक बीमारी है जो प्रोग्रेसिव है, मतलब जो फेफड़ों को इफेक्ट करती है और धीरे धीरे फेफड़े खराब हो जाते हैं, जो अस्थमा में नहीं होते। ये एक बहुत फैली हुई बीमारी है। इट इज द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया। जो हम आमतौर पे सोचते हैं, जो दमा जिसको हम कहते हैं, जो हमने देखा होगा बुजुर्गों में होता है, स्मोकर्स में होता है, वो ये बीमारी होती है। ये अस्थमा नहीं होता, ये सीओपीडी बीमारी है। और ये ऑलमोस्ट 5.5 करोड़ लोगों को इंडिया में इफेक्ट करता है, और 8-9 लाख डेथ सिर्फ सीओपीडी के कारण ही होती हैं हर साल। इसमें अलग अलग तरह की बीमारियां हैं। इसमें हमें समझना पड़ेगा कि जो लंग्स के, हमने जैसे पहले भी फोटोज देखी थी, उसमें जो लंग्स का जो छोटे, अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें तो लंग्स में आगे जाके ये एयर सैक्स होते हैं, एक गुब्बारे होते हैं जिसमें एक्चुअली में एयर एक्सचेंज होती है। सीओपीडी में जो इनकी ये ऐसे गुब्बारे छोटे होने की जगह इनकी दीवारें टूट के बड़ी बड़ी कैविटीज बन जाती है, जिसमें से सांस लेना मुश्किल हो जाता है पेशेंट के लिए। मोस्ट कॉमन कॉज जो सीओपीडी का है वो है स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग, बीड़ी स्मोकिंग, हुक्का स्मोकिंग, ऑल टाइप्स ऑफ स्मोकिंग। इन चीजों से ये प्रॉब्लम होती है। और इरिटेंट्स हैं, चूल्हा स्मोक, अंगीठी स्मोक, एयर पोल्यूशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फीमेल्स में ये बहुत ही कॉमन है, जो इंडोर एयर पोल्यूशन, जो बंद कमरों में चूल्हों में आग जला के काम करती हैं। इसके सिम्टम कुछ तक अस्थमा से मिलते हैं, बट यूजुअली ये 40 साल की एज के बाद शुरू होती है। और इसमें सिम्टम्स सांस लेना, बलगम आना, जो डेली बेसिस पे बलगम आना, जिसको हम क्रॉनिक कॉफ होती है, जिसको हम स्मोकर्स कॉफ कहते हैं, जो लोग सुबह
स्मोकिंग करते हैं, और धीरे धीरे जैसे बीमारी बढ़ती है तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि सीओपीडी का मतलब ये नहीं है कि जान खतरे में आ गई है, पर इट डिपेंडिंग ऑन सिवियरिटी की प्रॉब्लम कितनी है उसके बेसिस पे ये इश्यू होता है। कई बीमारियां माइल्ड होती हैं तो उसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं होती, जो ज्यादा सीरियस होती है उसी में ही प्रॉब्लम होती है। इसके लिए भी जो डायग्नोसिस का टेस्ट है वो लंग फंक्शन टेस्ट या स्पायरोमेट्री या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है। ये जिन पेशेंट्स ने कराया उनको डेफिनेटली पता है। जैसे पहले पीक फ्लो मीटर अस्थमा में इस्तेमाल करते थे, इस बीमारी में उसका कम रोल है। इसमें मेनली पीएफटी करना चाहिए। इसकी ट्रीटमेंट भी इनहेलर्स के बेसिस पे होती है, एंड इसमें अदर ट्रीटमेंट्स में गोलियां भी आती हैं, जैसे थियोफाइलिन्स होती हैं, वैक्सीनेशन, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, और अगर ज्यादा हालत बिगड़ जाए तो ऑक्सीजन, और कई बार सर्जरी भी इस चीज के लिए यूजफुल होती है। डिपेंड करता है कि किस तरह की बीमारी है। इट इज अ वेरी एडवांस सर्जरी, हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो ये थी सीओपीडी के बारे में। एंड में सीओपीडी में बस मेन चीजें यही हैं कि स्मोकिंग बिल्कुल बंद करी जाए, कोई और धुएं से या किसी और चीज से जिससे प्रॉब्लम हो रही है उसको अवॉइड किया जाए, और इमरजेंसीज की तैयारी करी जाए। तो इस आजकल कोविड का प्रॉब्लम चल रही है, तो हाउ टू टेक केयर ऑफ योर अस्थमा एंड सीओपीडी एंड कोरोना वायरस इरा। तो इसमें बेसिकली जो ट्रीटमेंट का तरीका है वो सेम रहता है। इसमें फोकस हैंड वॉशिंग पे, सोशल डिस्टेंसिंग पे ही रखना होता है। जो भी पेशेंट्स को अस्थमा और सीओपीडी है उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि इन कोरोना वायरस के कारण इसमें एक्सैसरबेशंस हो सकती है, मतलब वर्सनिंग हो सकती है। तो अपने आप को जितना बचाव करके रखें, घर में रुकें, बाहर जाना जितना हो सकता है अवॉइड करें, सिर्फ जरूरी चीजों के लिए बाहर जाएं, क्योंकि नॉर्मल पर्सन में भी कोरोना हो सकता है बट चांसेस कम है, बट इन बीमारियों में कोरोना वायरस होने के चांसेस ज्यादा हैं। अदरवाइज ट्रीटमेंट की तौर अगर हम देखें तो इनहेलर्स बिल्कुल सेफ हैं, गोलियां बिल्कुल सेफ है इसमें लेना, उसमें कोई इशू नहीं आता। तो मैं जस्ट थोड़ा से आपको स्लाइड्स दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हम हैंड्स वॉश और मास्क यूज कर सकते हैं ऐसे केस में। तो याद रखिएगा कि बेस्ट तरीका हैंड्स वॉश करने का सैनिटाइजर नहीं है, पर सोप एंड वाटर है। अगर आप सोप एंड वाटर से हैंड्स वॉश कर सकते हैं तो बेस्ट है, स्पेशली जब हाथ हमें दिख रहे हो कि गंदे हैं। अगर उस पर गंदे हैं, अगर मिट्टी लगी हुई है, कुछ लगा है, तो सैनिटाइजर नहीं वर्क करेगा। सैनिटाइजर तभी वर्क करेगा जब हमारे हाथ दिखते नहीं है कि वो गंदे हैं। पर ये फायदा तब होता है जब आप हॉस्पिटल्स में हैं, जब आप बार बार जरूरत पड़ रही है, इधर उधर जा रहे हैं, तब आप सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। अपने हाथों को कब आपने वॉश करना है या सैनिटाइजर लेना है कि जब आपने खांसी करी है या छींक मारी है। व्हेन केयरिंग फॉर दी सिक, बूढ़े लोगों को जब भी ध्यान रखा जा रहा है तो सैनिटाइज करके ही उनके पास जाइए। खाने से पहले और ड्यूरिंग और आफ्टर फूड आप इसको अपने हाथों को धोइए। मैं स्पेशली कहना चाहता हूँ कि खाने में बनाने से पहले और खाने से पहले आपको सैनिटाइजर नहीं यूज करना चाहिए, बिकॉज इट इज अ केमिकल। इसमें सोप एंड वाटर से ही अपने हाथ साफ कीजिए, जैसे हम रूटीन में करते हैं। जो कोरोना वायरस है वो सोप से भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड आफ्टर टॉयलेट यूज ऑफ कोर्स हैंड्स वॉश करने। जब हैंड्स डर्टी है, विजिबली डर्टी है, तब सोप एंड वाटर ही यूज करना है। या एनिमल्स और एनिमल वेस्ट को आप हैंडल कर रहे हैं तो तब भी हैंड्स वॉश करने हैं। सेकेंड है कि मास्क कैसे यूज करना है, कि हाउ टू पुट ऑन, यूज, टेक ऑफ एंड डिस्पोज ऑफ अ मास्क। ठीक है, तो बिफोर पुटिंग ऑन दी मास्क पहले अपने हाथ को वॉश कीजिए, सैनिटाइजर से रब कीजिए। अगर आप सैनिटाइजर से कर रहे हैं तो एटलीस्ट 20 सेकेंड, सोप एंड वाटर से कर रहे हैं तो एटलीस्ट 40 सेकेंड्स। उसके बाद कवर योर माउथ एंड नोज विद दी मास्क। ठीक है, एंड मेक श्योर देयर आर नो गैप्स। मतलब मास्क को पूरा ऐसे ढक के यहाँ से देखना है कि यहाँ पर गैप तो नहीं है, ऊपर गैप तो नहीं है। मास्क ठीक है, जब आपने यूज कर लिया, जब मास्क पहना हुआ है तो प्लीज उसे बार बार टच मत करिए। आदत होती है हमारी कि बार बार हाथों को टच करते रहते हैं, वो आपने अवॉइड करना है। फिर रिप्लेस, जब आप उतारे उसको, मास्क को उतार के उसको रिप्लेस कर दीजिए विद अ न्यू वन एज सून एज इट इज डैम्प। जैसे गीला हो जाए उसका मतलब उसकी इफेक्ट खत्म हो गया, उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए पीछे से उतारिए, आगे से ना पकड़ के खींचो, और उसको इमीडिएटली डस्टबिन में फेंक दीजिए। और उसके बाद अपने सैनिटाइजर से या सोप एंड वाटर से हाथ धोइए। ये दीज आर सम डूज एंड डोंट्स जब आप मेडिकल मास्क पहन रहे हैं, कि वॉश योर हैंड्स बिफोर टचिंग दी, इंस्पेक्ट दी मास्क फॉर टीयर्स, होल्स ये नहीं होना चाहिए।
टॉप साइड देखनी है। एक टॉप साइड अगर सर्जिकल मास्क पहनते हैं उसमें एक स्टील का छोटा सा टुकड़ा होता है, दैट इज मेंट टू यहाँ से टाइट करने के लिए होता है नाक के ऊपर। कई पेशेंट्स को मैंने देखा है जो उल्टा पहनते हैं, उसको नीचे कर लेते हैं, वो गलत है। उसको ऊपर होना चाहिए और उसको टाइट कर लेना चाहिए ताकि यहाँ से कुछ जा ना सके अंदर। पूरा मुंह को अपना ढकिए। कई पेशेंट नाक को बाहर निकाल के रखते हैं, वो बिल्कुल गलत है। और अवॉइड उसको टच नहीं करना। बाकी जो वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस मैंने बताई दी है। डू नॉट यूज द रिप्ड, फटा हुआ या डैम्प मास्क मत यूज कीजिए। डू नॉट वियर अ लूज मास्क। डू नॉट टच दी मास्क। और किसी से बात करने लिए मास्क मत उतारिए, ठीक है। एंड डू नॉट लीव योर मास्क। एक बार उतार के ऐसे नहीं कि कहीं छोड़ दीजिए, और इसको बार बार रीयूज मत करिए। और ये याद रखिए कि मास्क इज नॉट दी ओनली सेफ्टी, कि आपको एटलीस्ट सोशल डिस्टेंसिंग उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना मास्क है। और इवन अगर आप मास्क नहीं भी बाई चांस पहना, तो अगर आप थोड़ी दूरी रखेंगे, 2 मीटर की दूरी रखेंगे, तब भी आपकी सेफ्टी बहुत बनी रहती है। एंड दिस इज जस्ट अ मिथ, क्योंकि अब गर्मियां आने वाली हैं, तो जस्ट वांटेड टू टेल पेशेंट्स दैट यू कैन कैच कोविड नो मैटर हाउ सनी और हॉट द वेदर इज। तो डरने की बात नहीं है, बट आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी के कीप ऑन टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस जहां तक हो सके। जब तक ये बीमारी खत्म नहीं हो जाती, वी शुड बी अलर्ट। पर फिर भी डरने की बात नहीं है, मतलब पैनिक होने की बात नहीं है, क्योंकि जो हमारे एरिया में स्पेशली देखा गया, इंडिया ओवरऑल में भी इसका जो इन्फेक्शन फैल जाती है बट बीमारी नहीं बनती है उससे। ये देखा गया कि दुनिया भर में जितनी भी इन्फेक्शंस हुई हैं उसमें इंडिया में रेट बहुत कम है, और डेथ का रेट तो बहुत ही कम है। इवन सीवियर इन्फेक्शंस का रेट कम है, डेथ का रेट और भी कम है। तो हम अपनी तरफ से प्रिकॉशंस लें, बट पैनिक ना करें, घबराएं ना, क्योंकि उससे और प्रॉब्लम्स होती हैं। धन्यवाद, थैंक यू। और थोड़े बहुत मेरे लिए क्वेश्चंस आए हैं। अगर किसी और को कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं, कई लोग टाइप कर रहे हैं, मैं जवाब दे दूंगा। एक किसी का क्वेश्चन आया है सीओपीडी को लेके कि उनको ये दवाइयाँ चल रही हैं। जी सरोज जी, ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो आप दवाइयाँ ले रहे हैं, ये सीओपीडी के लिए नहीं है। ये कोई और दवाइयाँ लग रही है। ये आप हमें अगर फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं तो दैट वुड बी बेटर। मेरे ख्याल से आपको सीओपीडी नहीं है, आपको कोई और बीमारी है। वो फ़ोन पे आप कांटेक्ट करेंगे तो, या आप आके दिखाएंगे तो हम आपको उसमें हेल्प कर सकते हैं। तो अगर किसी के पास क्वेश्चंस हैं प्लीज़ भेज दीजिए। मैं अभी 2 मिनट हूँ यहाँ पर और आपके क्वेश्चंस का जवाब दे सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक मैसेज ये ज़रूर देना चाहूँगा कि इन्हेलर से मत डरिए। जो इन्हेलर्स हैं वो क्या कहते हैं, वो दे आर वेरी सेफ। दे आर दी बेस्ट मेडिसिन फॉर बोथ सीओपीडी एंड अस्थमा। एंड आई वुड सजेस्ट कि जो भी लोग हैं वो जिनको भी एडवाइस करी गई है ये चीज़, वो ज़रूर ये ले। आई थिंक एक पेशेंट टाइप कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर किसी पेशेंट को कोई सवाल पूछने हैं तो आप नंबर नोट कर सकते हैं, जिसपे आप कॉल करके पता कर सकते हैं। एंड मैं रिप्लाई कर दूंगा। हो सकता है इमीडिएटली मैं ना रिप्लाई कर पाऊँ, बट अगर आज भी क्वेश्चन आप भेज देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे, तो मैं कल तक जरूर रिप्लाई कर दूंगा। आप लिख लीजिए 9779030507। मैं फिर से बोल रहा हूँ 9779030507। और मैं यहाँ नंबर भी दे रहा हूँ 9779030507। ये हॉस्पिटल का नंबर है। मैं अपना पर्सनल नंबर नहीं शेयर करता, बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ फॉलोअप चाहिए, आप कोई डिटेल्स चाहते हो, तो आप इस नंबर पर अपना व्हाट्सएप या पे मैसेज भेज सकते हो। आई थिंक अब किसी के कोई सवाल जवाब मैंने दे दिए हैं, तो
धन्यवाद आप सबका, नमस्कार, और आपका दिन सुखद रहे, एंड होप यू आर सेफ ड्यूरिंग दिस कोविड एपिडेमिक। थैंक यू।